हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए हम लोग जो है एक बड़ा सा टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा उसको स्टार्ट किए हैं और उसमें से भी दो सब टॉपिक जिसका नाम है सेट्स और रिलेशन को कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी का एक सब टॉपिक अलजेब्रा का ही जिसका नाम है फंक्शन, और जिसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शेयर अर्ज है, सुनिए कि समय अपने रफ्तार में है मेरे दोस्त, समय अपने रफ्तार में है मेरे दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसीलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। समझ में आया? इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हो, बखूबी समझ सकते हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का। देखिए आज सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि ये फंक्शन होता क्या है। क्या पता करना, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द फंक्शन। तो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, पहले अंग्रेजी बनते हैं, अंग्रेजी समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई एक सेट है ना, यहां एग्जांपल में लिखा हुआ भी है, एक सेट है, मान लीजिए कोई एक सेट है, एक सेट जैसे ये आपका ए है और ये आपका बी है ना, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए में कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है तो 1 2 3 और 4, और बी में कौन सा एलिमेंट है तो बी में है आपका ए बी सी और डी और ई है ना। और एक फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, लिखा हुआ है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक फंक्शन डिफाइंड है। अब ऐसा फंक्शन मतलब ये चीज जो लिखा हुआ है ये चीज फंक्शन है कि नहीं वो जानते हैं। तो देखिए क्या करा, पहले डेफिनेशन पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर ए के सारे एलिमेंट का अगर एक यूनिक इमेज होगा सेट बी में तो उस केस में हम बोलेंगे कि ए टू बी जो गया है वो एक फंक्शन है। सिंपल सा डेफिनेशन है। फंक्शन क्या है तो अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी की ओर तो ए के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें सेट बी में, तो ही हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन है सेट ए से सेट बी की ओर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, यहां लिखा है 1 2 3 4 ABCD। जैसे हम एक इसका इमेज बना दिए बी के साथ है ना, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका इमेज जो है सो बना दिए हम बी के साथ, फिर इसका इमेज बना दिए हम ए के साथ, और इसका इमेज बना दिए हम डी के साथ, और इसका भी इमेज हम बना दिए डी के साथ है ना, इसका भी इमेज हम बना दिए डी के साथ। तो ये क्या फंक्शन है? बिल्कुल है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। एलिमेंट यूनिक इमेज है, ए का बी है, 2 का ए है। ये आपका क्या होता है, अगर सब कोई फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी तो जो सर्कल है फ्रॉम ए टू बी, इनिशिएट कहां ए से कहां तक है बी तक, तो जो बी वाला एलिमेंट रहता है वो आपका क्या रहता है, इमेज किसका, ए का, और ए वाला जो एलिमेंट रहता है वो क्या होता है, प्री इमेज किसका, बी का। तो बताइए इस केस में ये फंक्शन बिल्कुल है, क्योंकि ये डेफिनेशन को बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है कि ए का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज है कि नहीं सेट बी में, एकदम है। इसका मतलब ये जो ये बन क्या गया, एक फंक्शन बन गया। सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थोड़ा और बढ़िया से क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यही लेते हैं एलिमेंट खाली दर्शाने का तरीका अलग कर देते हैं ना। जैसे ये आपका इमेज प्री इमेज को बदल देते हैं, जैसे हो गया आपका ए से बी और फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है ना। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है तो 1 2 3 4, और बी में कौन है तो ए बी सी डी और ई है ना। देखिए अगर आपका ऐसा रहा बाबू, अगर आपका ऐसा रहा 1 के साथ, ये आपका D के साथ और 4 जो है C के साथ, आप बताइए इस केस में हम अगर आपसे पूछे कि ये फंक्शन है तो बिल्कुल नहीं है फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि हमको फंक्शन का डेफिनेशन में बोला है कि A के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें, सेट B में। और यहां ससुरा 3 छूट गया है तो 3 का कोई इमेज नहीं बन रहा है, तो यूनिक इमेज तो दूर की बात है, जब इमेज नहीं बन रहा है तो ये फंक्शन होगा क्या? बिल्कुल ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। समझ में आया कैसे नहीं फंक्शन, समझ में आ गया। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बहुत बढ़िया क्लियर होता है कि नहीं, कोई चीज आपको समझ में तभी आता है जब एग्जांपल लेते हैं ना।
मतलब और बढ़िया से समझ में आता है। डेफिनेशन के थ्रू तो कुछ कुछ समझ में आता ही है, लेकिन जब एग्जांपल लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है कि नहीं। जैसे फिर यही एलिमेंट लेते हैं हम, एक फंक्शन f, और यही एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, और ये क्या है a b c d और e, है ना। अब देखिए अगर हम इसका इमेज बना रहे हैं 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का e के साथ और 4 का c के साथ, तो बताइए ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है किसमें, सेट b में। तो इस केस में ये फंक्शन बिल्कुल है, कोई इसमें दोहराई नहीं है ना। फिर एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर ऐसा रहा, ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है, a b है, और फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b। एलिमेंट a में कौन कौन सा है, तो 1 2 3 और 4, और b में आपका यही है a b c d और e, है ना। अब देखिए यहां जो है सो आपका इस तरह का इमेज बन रहा है, जैसे 1 का a के साथ, 2 का d के साथ, और यही 2 का b के साथ भी बन रहा है। फिर आपका 3 का e के साथ और आपका 4 का c के साथ। तो बताइए अभी इस केस में ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्या बोले हम कि a का सारा एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए सेट b में। अब देखो बाबू b के तो 2 इमेज बन जा रहा है ना, b 2 का 2 का 2 इमेज बन जा रहा है, b भी बन जा रहा है, d भी बन रहा है, तो यूनिक इमेज बन कहां रहा है इसमें, तो यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। इस केस में ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। तो बखूबी ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा डेफिनेशन है बाबू, क्या है कि ए का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज अगर सेट बी में होगा तो उस केस में ए से बी की ओर एक फंक्शन कहलाएगा। समझ में आया? और यूनिक इमेज के मतलब आपको एग्जांपल के थ्रू और बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। यहां देखिए 2 का 2 इमेज बन जा रहा है, तो यूनिक इमेज हो कहां रहा है यहां, तो इस केस में ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया ना। तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन का सिंपल सा डेफिनेशन था, ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए किसमें, बी में, तो इस केस में बोलेंगे कि ये जो चीज है वो क्या फंक्शन है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं क्या चीज कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहां एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी की ओर, तो पहला सेटवा जो कहलाता है बाबू वो डोमेन कहलाता है। जैसे बी टू ए रहता तो पहला सेटवा में कौन बनता बी, तो उसमें वो बी जो है सो क्या कहलाएगा डोमेन। यहां डिफाइंड कहां से कहां तक है, ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर एक फंक्शन डिफाइंड है, तो इस केस में सेट ए के हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन है, फंक्शन का डोमेन है। और जो बी वाला उसको क्या बोलेंगे कि कोडोमेन है फंक्शन का। अच्छा जी, और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ ए, thus एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट रेंज ऑफ क्लियरली एफ ए इज सबसेट टू रेंज। ये लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा दिए, देखिए क्या लिखा हुआ सिंपल समझिए। जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ बाबू, हम मान लिए कोई फंक्शन है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, तो ए के सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ए के जो सेट ए लिखा था उसको क्या बोलेंगे, तो ये आपका डोमेन रहता है, ये आपका फंक्शन का डोमेन रहता है। अच्छा बी को क्या बोलेंगे, तो बी जो है सो कोडोमेन रहता है फंक्शन का, है ना। और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है बाबू ए के एलिमेंट है ना, ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, उसका जो इमेजवा बनता है बी में उसी को बोलते हैं कि वो रेंज है। समझ में आया? मतलब क्या लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ ए के सारे इमेजेस का सेट रेंज कहलाता है। बस सिंपल सा डेफिनेशन है कि ए के सारे इमेज का सेट जो है सो आपको उसको रेंज बोलते हैं। जैसे यहां देखिए ए का सारा इमेज क्या था, यहां देखिए यहां आपका ये है फंक्शन, तो ए का सारा इमेज क्या था ए बी और डी, तो ए बी डी जो आपको क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। और ये सेट वो क्या कहलाएगा डोमेन, और ये सेट क्या कहलाएगा कोडोमेन, और जो ये बना ए बी डी ये आपको क्या कहलाएगा रेंज। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वाला सेट को बोलेंगे डोमेन और सेकंड वाला सेट को बोलेंगे कोडोमेन, और जो ए का एलिमेंट इमेजवा बनेगा, ए का इमेज जो बनेगा बी में उसको बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। अब देखिए आप लोग को एक चीज वो पता होगा, जब हमको आप लोग को पता चल गया कि रेंज क्या होता है तो आप लोग को ये चीज पता नहीं होगा कि रेंज जो है सो हमेशा कोडोमेन होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। रेंज जो है सो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन बढ़ रहता है। वही बात यहां लिखा हुआ बाबू, क्या लिखा हुआ है कि रेंज जो है सो सबसेट होता है किसका, हमेशा कोडोमेन का।
समझ में आया क्या नहीं? आते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो कंसीडर अ रूल f(x = x स्क्वायर) देन फाइंड द फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट फ्रॉम a to b। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। यहां क्या बोला? फ्रॉम a to b की ओर ना। देखिए a से b है, कंसीडर अ रूल f(x = देन द फंक्शन इज नॉट फ्रॉम a to b बोला। तो चलिए बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ए से बी की ओर बोला, तो सबसे पहले हमको तो ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। क्या बोला कि फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, है ना। तो ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो ए में एलिमेंट है -2, -1, फिर क्या 0, 1 और 2। और बी में कौन सा एलिमेंट है? तो 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 और फिर 5 और 6 है ना। 5 और 6 है ना। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कंसीडर रूल f(x = x स्क्वायर। बनाइए इसका, तुरंत बनाइए। क्या चीज इमेज बताइए? f(x = किस तरह दिया हुआ? x स्क्वायर। तो -2 का अगर इमेज निकालेंगे तो कौन सा का? -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, तो ये इसके साथ भिड़ेगा, है ना। फिर उसी तरह -1 का करेंगे तो -1 का कौन भिड़ेगा? ये वाला 1 होता है। फिर उसी तरह यहां 0 लिखा हुआ है तो 0 का इसके साथ भिड़ेगा। फिर यहां लिखा है 1, 1 का इसके साथ भिड़ेगा। और 2 लिखा हुआ है तो 2 का 4 के साथ ही भिड़ेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? सो देखिए हमसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये फंक्शन में एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। वही लिख रहा है कि फाइंड द फंक्शन इज एग्जिस्ट और नॉट फ्रॉम a to b। तो बाबू फंक्शन का डेफिनेशन में क्या बताया? फंक्शन का डेफिनेशन ये बताया कि अगर a to b, यहां फंक्शन जो डिफाइंड है a से b की ओर है, तो अगर a से b फंक्शन को डिफाइंड है, इसका मतलब कि a के सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। किसमें? सेट b में। तो देखिए सेट a का सारा एलिमेंट है, उसका एक यूनिक इमेज बन रहा है किसमें? सेट बी में। तो इस केस में ये फंक्शन जो एकदम एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज एग्जिस्ट या फंक्शन एग्जिस्ट फ्रॉम a to b, मतलब a से b की और फंक्शन वहां जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एकदम सही बात है, कर भी रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम a to b। उसके बाद क्या कर रहा है? उसके बाद कर रहा है कि एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज। और फाइंड करने बोल रहा है डोमेन और रेंज। डोमेन हम आपको क्या चीज बोले? हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है? डोमेन और रेंज। तो डोमेन में क्या बोले हम आपको? क्या होता है डोमेन? तो डोमेन होता है डिफाइंड कहां से कहां तक है, तो a से b की ओर, मतलब a जो है सो आपका क्या बन गया? डोमेन। तो a में एलिमेंट कौन कौन है? तो -2, तो -2, -1, 0, 1 और 2, ये आपका क्या चीज बन गया? तो ये बन गया मेरा डोमेन। हमसे फिर पूछ रहा क्या चीज? रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या बोले हम कि सेट ए के सारे एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है उसी को तो बोलते हैं रेंज। तो देखिए -2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, -1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 0 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। मतलब यहां कौन कौन सा एलिमेंट भिड़ रहा है? तो 0, 1 और 4 है ना। 0, 1 और 4, तो 0, 1 और 4 यही तीन एलिमेंट आ रहा है ना। -2 का 4 और 2 का भी 4, 1 का 1 और -1 का भी 1 और 0 का 0। इसका मतलब रेंज जो है मेरा 0, 1, 4 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि इसका इमेज यही बन रहा है 0, 1, 4, तो मेरा रेंज हो गया ये। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये कुछ समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और जानते हैं हम लोग किसके बारे में? तो हम लोग जानते हैं इक्वल फंक्शन के बारे में। तो देखिए इक्वल फंक्शन क्या होता है? तो दो फंक्शन को हम लोग इक्वल फंक्शन कह सकते हैं। कब? कंडीशन है, 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला कि आप मान लीजिए यहां 2 फंक्शन लिए f और g, तो f और g आर सेड टू बी इक्वल फंक्शन इफ पहला क्या कहता है? इफ एंड ओनली इफ। पहला ऑप्शन में कहता है कंडीशन कि आपका जो फर्स्ट वाला फंक्शन का डोमेन है वो इक्वल होना चाहिए सेकंड वाला फंक्शन के डोमेन के। दूसरा का कंडीशन कहता है कि अगर फर्स्ट वाला फंक्शन का कोडोमेन इक्वल होगा सेकंड वाला फंक्शन के कोडोमेन के। और थर्ड कंडीशन में कहता है रेंज। बाबू f(x = gx) ये क्या दिखा रहा है? रेंज ही दिखा रहा है। अभी तुरंत यहां आप लोग बोले ना कि f(x = fx सच दैट x बिलोंग्स टू a, ये रेंज के बारे में डिस्कस कर रहा है ना। इसका मतलब ये मिला जुला के की कह रहा है कि दो फंक्शन को आप लोग इक्वल तबे बोल सकते हैं जब दोनों फंक्शनों के डोमेन सेम हो, जब दोनों फंक्शनों के कोडोमेन सेम हो और जब दोनों फंक्शनों के रेंज सेम हो। अगर सब तीनों कंडीशनों के फॉलो करेगा तबे हम कहेंगे कि वो फंक्शन आपका क्या चाहिए? इक्वल फंक्शन। समझ में आया? देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 1, 2, 3, 6।
f such that a to be given by fx is equal to इतना and g a to be given by gx is equal to 3x, take the equality function। अब देखो बाबू यहां भी जो g एक फंक्शन है से a से b की ओर है और यहां भी एक फंक्शन है ये भी a से b की ओर है और a में क्या दिया 1 2 और b में क्या दिया हुआ 3 6। इसका मतलब आपका डोमेन ऑफ f एंड g, f और g दोनों का डोमेन बाबू सेम ही रहेगा। f और g दोनों का डोमेन सेम रहेगा। फर्स्ट वाला सेट पर आता है, फर्स्ट सेट पर क्या चाहिए 1 2, तो दोनों का डोमेन 1 2 आ गया है ना। अब उसी तरह अगर हम को डोमेन के बारे में बात करेंगे, को डोमेन ऑफ f एंड g, f और g का को डोमेन बात करेंगे तो कहां से कहां तक गया a से b की ओर, यहां भी है यहां से a से b की ओर है, b तरफ है तो b का वैल्यू क्या है 3 6। मतलब को डोमेन जो है सो 3 6 हो गया दोनों वाला फंक्शन का, दोनों फंक्शन का हो गया ना, क्योंकि दोनों फंक्शन a टू b गया है। उसके बाद हमको निकालना क्या चाहिए रेंज। अब देखिए रेंज निकालते सबसे पहले f1 निकालते हैं ना, f1 तो f1 निकालेंगे तो f1 फंक्शन में दिया क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 1 पुट करेंगे x के जगह पर तो क्या होगा 3 और यही 3 देखिए g1 का भी वैल्यू होगा बाबू, g1 का भी देखिए g1 का निकालिए तो g1 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 into 1 3 होगा तो वही मतलब g1 और f1 का वैल्यू सेम आ रहा है। अच्छा जी अगर हम f2 का वैल्यू निकालते हैं तो f2 का वैल्यू क्या आता है, तो f2 का वैल्यू आता है मेरा क्या चीज 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 इज इक्वल टू यही आपका g2 का भी वैल्यू आ रहा होगा। देखिए g2 का वैल्यू निकालेंगे तो g x के ऊपर 2 पुट करना तो 3 गुना 2 6 होता है। इसका मतलब डोमेन भी सेम आ गया दोनों फंक्शन का, को डोमेन भी सेम आ गया दोनों फंक्शन का और रेंज भी आपका सेम आ गया दोनों फंक्शन का। ऐसा रहा तो इस केस में क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या चाहिए क्या फंक्शन इक्वल फंक्शन। तो हेंस इट इज इक्वल फंक्शन। समझ में आया, सिंपल सा डेफिनेशन है। इक्वल फंक्शन मतलब तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा, डोमेन भी सेम रहेगा, को डोमेन भी सेम रहेगा और रेंज ऑफ द फंक्शन भी सेम रहेगा। अगर ऐसा रहा तो अभी हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन में क्या चाहिए इक्वल फंक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज कि हम नंबर ऑफ फंक्शन को कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ क्या कि अगर n में m एलिमेंट है nb में n एलिमेंट है तो हम आपसे पूछ रहे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताइए फ्रॉम a टू b। कहां से इनिशिएट कर रहे हैं a से, जा कहां तक रहे हैं b तक, फ्रॉम a टू b। तो दूसरा सर्कल एलिमेंट हुआ, पहले b में जाना, b में कितना एलिमेंट है तो b में एलिमेंट n है तो n के पावर में कौन लिखेगा जो पहलका वाला, पहलका में a है और a के कितना एलिमेंट हुआ है तो m है तो n के पावर क्या जगह है, सिंपल सा मतलब क्या बोलते हैं रिजल्ट है जो याद कर सकते हैं आप। समझ में आया। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर a में a b c d है और b में 1 2 3 है तो हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा फ्रॉम a टू b। a से b की ओर जा रहा है, b में कितना एलिमेंट है 3 तो लिख दिए यहां 3 और यहां कहां से जा रहा है a से तो a में कितना एलिमेंट है 4 तो इसका पावर में चला देंगे 4 और 3 के पावर 4 कितना होता है 81। बस सिंपल सा डेफिनेशन था और कुछ रिजल्ट भी था जो पूरा बढ़िया से पता चल गया होगा आप लोग को कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहां अगर यहां हल्का सा ट्विस्ट कर देता फ्रॉम b टू a कह देता बाबू तो क्या होता, फ्रॉम b टू a कह देता तो क्या होता, b टू a कर रहा है तो a में कितना एलिमेंट है 4 तो ये 4 और b में कितना एलिमेंट है तो b में एलिमेंट है 3 तो 4 के पावर 3 हो जाएगा और 4 के पावर 3 कितना होता है 16 चौका 64 है ना, 4 का क्यूब 64 होता है तो हो गया 64 मेरा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग याद रखिए कहां से जा रहा है a से b की ओर तो b में कितना एलिमेंट है 4 3 तो 3 के पावर 4 हो जाएगा जो a में है। b से a की ओर जा रहा है तो b में कितना a में कितना एलिमेंट है तो 4 है तो 4 लिखे और b कहां से जा रहा है तो a से जा रहा है तो उसका अंदर कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट तो 4 के पावर 3 हो जाएगा और 4 के पावर 3 64 होता है। समझ में आया, एकदम समझ में आएगा। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं हम लोग किसके बारे में, तो जानते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में।
यही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है बेसिकली, लेकिन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ फंक्शन नंबर के बारे में। सबसे पहला टाइप क्या बता रहा, तो सबसे पहला टाइप बोल रहा है 1-1 फंक्शन, जिसको आप इंजेक्टिविटी, इंजेक्शन, किसी तरह भी व्हाटएवर कोई नाम कह सकते हैं। 1-1 फंक्शन बोलिए, इंजेक्टिविटी बोलिए, इंजेक्शन बोलिए, सही सारा फंक्शन एक ही रहता है। क्या कर रहा है डेफिनेशन में, क्या फंक्शन है सच दैट ए टू बी सेड टू बी अ 1-1 फंक्शन इज इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द डिफरेंट इमेज इन बी। ये क्या कह रहा है कि हम वैसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोलेंगे यदि ए का सारा डिफरेंट एलिमेंट, मतलब ए के डिफरेंट एलिमेंट का अगर डिफरेंट इमेज होगा सेट बी में, तो उसी केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन है आपका 1-1 फंक्शन है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू, एग्जांपल से क्लियर होगा, है ना। एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल में मान लीजिए हम एक कोई फंक्शन है ना, जैसे ये आपका रहा ए और ये आपका रहा बी, ये ए रहा और ये आपका बी रहा। को फंक्शन क्या है, ए से बी की और एफ मान लेते हैं इसको। ये मान लिया हम ए बी सी, है ना, और ये मान लिया 1 2 3 4, ये मान लें। अब क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम ए का इमेज बनाए, ए का इमेज बनाए 1 के साथ और बी का इमेज बनाए 2 के साथ और सी का भी इमेज बना दिए 2 के साथ। तो बताइए इस केस में सी का भी इमेज बना दिया 2 के साथ। तो इस केस में आपसे पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है, एकदम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या बोला कि एक के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो डिफरेंट इमेज वह कहां है, बी और सी के तो सेम इमेज मिल रहा है 2। इसका मतलब इस केस में ये फंक्शन जो है सो आपका 1-1 फंक्शन नहीं है। समझ में आया। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका रहा ए और ये आपका रहा बी और यहां से एक फंक्शन चल गया है एफ, है ना, और ये आपका रह गया 1 2 3 और ये आपका रह गया ए बी सी। ये आपका 1 का सी के साथ, 2 का बी के साथ और 1 का सी के साथ। दूसरा पेन से लेते हैं, है ना, गड़बड़ा जाएगा आप लोग। 1 का ए के साथ, सी के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का ए के साथ बनाया इमेज। अब आप बताइए इस केस में अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ 1-1 फंक्शन है, तो बिल्कुल है 1-1 फंक्शन। क्यों है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है। ए का देखिए बी सी बन रहा है, बी का बी बन रहा है, 2 का बी बन रहा है और 3 का ए बन रहा है, डिफरेंट इमेज बन रहा है। इस केस में ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। सिंपल सा डेफिनेशन है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं इसके नेक्स्ट टाइप का, जिसका नाम है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, बस 1-1 का अपोजिट है। मेनी वन फंक्शन क्या कहता है, क्या फंक्शन हैव सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ 2 or more elements of set A have the same image in set B। मतलब A के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज अगर सेट B में बन रहा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है सो मेनी वन फंक्शन है। एग्जांपल के थ्रू समझिए, एग्जांपल के थ्रू जैसा मान लिए हम ले लिए ये आपका A रहा और ये आपका B रहा। A है और B है और A से B की ओर कोई फंक्शन डिफाइंड है जिसका नाम डाल दिए हम F। यहाँ ले लिए 1 2 3 4 और ये आपका हो गया A B C D E, है ना। अब इसका इमेज बनाते हैं फटाफट। 1 का C के साथ, 2 का A के साथ, 3 का C के साथ और 4 का भी A के साथ। तो बताइए इस केस में ये क्या मेनी वन फंक्शन होगा, बिल्कुल मेनी वन फंक्शन होगा। क्यों होगा मेनी वन फंक्शन, क्योंकि बोला है हमको डेफिनेशन में कि यदि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट ए का सेम इमेज बना रहा हो, किसमें, सेट बी में, तो देखिए 1 और 2, 1 का क्या बन रहा है सी और 3 का भी सी बन रहा है, मतलब 1 और 3 का सेम इमेज बन रहा है सी में। उसी तरह 2 और 4 का सेम इमेज बन रहा है ए, है ना। तो वही बोल रहा है डेफिनेशन कि अगर ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज बने सेट बी में, तो उस केस में हम बोलेंगे ऐसे फंक्शन को क्या चाहिए, मेनी वन फंक्शन। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन में। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन बोल रहा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्शन, है ना। इसका भी 2-3 नाम दे दिया गया। और फंक्शन हैव सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये क्या कर रहा है कि जो बी में बनता है ना, कोडोमेन जो रहता है, वो उसका सारा एलिमेंट किसी का ना किसी इमेज होना चाहिए, किसी का ना किसी का इमेज होना चाहिए। और इमेज वो होता किसका, सेट ए के। तो देखिए कैसे क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोलना चाह रहे हैं। सो देखिए एग्जांपल के थ्रू,
जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है ऑन टू फंक्शन कर रहा है कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए हो गया, ये ए रहा और ये आपका बी रहा, है ना, और ये आपका रहा 1 2 3 4 और ये आपका रहा ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, और एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी की ओर। आप बताइए, अब आपसे पूछ रहे हैं हम, अभी अगर डेफिनेशन समझ गए होंगे तो ये बढ़िया से बता देंगे। जैसे 1 का ए के साथ बन रहा है, 2 का सी के साथ बन रहा है, 3 का भी सी के साथ बन रहा है और 4 का डी के साथ बन रहा है, तो ये बताइए तो फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन का कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए सर्जेक्शन है, मतलब ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन कहता है कि बी के सारा एलिमेंट इमेज होना चाहिए, किसका, ए के कुछ एलिमेंट का या पूरा इमेज है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ए के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट का इमेज रहना ही चाहिए, किसमें, बी में, मतलब बी का सारा एलिमेंट एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। बोला बाबू, क्या बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सारा एलिमेंट इमेज रहना ही चाहिए किसी ना किसी का एलिमेंट का, समझ में आया। लेकिन यहां बी तो छूट गया, इस केस में ये जो है सो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं रहा, समझ में आया। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ये ए और ये आपका बी ले लिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है, हमने लिए 1 2 3 और ये आपका ए बी और सी रहा, और ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। और यहां देखिए अगर हम बनाए 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ और 3 का सी के साथ, तो बताइए इस केस में ये फंक्शन ऑन टू है, बिल्कुल है, क्योंकि बी के सारा एलिमेंट एक इमेज बन रहा है, किसका, ए के बन रहा है कि नहीं, बी में कोई एलिमेंट में खाली पड़ रहा है, कोनो एलिमेंट में खाली नहीं पड़ रहा है, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है ना। अब देखिए इससे में आप लोग को भी दिमाग घुरा देते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका एक फंक्शन है ए से बी की ओर, है ना, ए से बी की ओर, इसीलिए आप लोग जो है पहले क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 1 2 3 4 और ये आपका है आपका ए बी सी डी, है ना। अब देखिए यहाँ ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 का डी हो गया, फिर आपका यहाँ देखिए एक बढ़ा देते हैं इसको, है ना, ये आपका 4 और ये आपका 5 रहा, तो ये 4 का डी बन गया, 4 का डी बना, यही पेन से दिखा रहा है ग्रीन पेन से, 4 का डी बन गया, 3 का सी बन गया और 5 का बी बन गया। आप बताइए इस केस में अगर हम आपसे पूछे कि ये फंक्शन में ऑन टू फंक्शन है, तो ये फंक्शन में ऑन टू फंक्शन देखने के पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन में है भी या नहीं, तो वैसे ऑन टू में थोड़ी चल जाएंगे। अब यहाँ तो देख रहा है कि बी के सारा एलिमेंट इमेज बन रहा है किसी ना किसी एलिमेंट का, ये तो बन ही नहीं रहा है बी का सारा एलिमेंट, लेकिन ये फंक्शन में नहीं है। कहाँ फंक्शन नहीं है, क्योंकि दो तो किसी का इमेज में नहीं बन रहा है, दो जो है सो सिंगल पड़ गया किसमें, ए में, तो इस केस में ये फंक्शन में नहीं है, तो कहां से बनेगा ऑन टू फंक्शन, समझ में आया। तो इसीलिए वो होड़ में नहीं ले जाएगा कि बी के सारे एलिमेंट में देखो यार वो है निशान है कि नहीं, एक निशान है तो तुरंत टिक मार दो कि ये आपका ऑन टू फंक्शन। ना बाबू, आपको ये भी चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन में रहेगा तबे ना ऑन वन और ऑन टू मैनी वन कुछ भी बनेगा, तो ये फंक्शन में नहीं तो ऑन टू बनेगा कहां से, समझ में आया। चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा। मूव करते हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन में, और नेक्स्ट टाइप आता है आपका क्या चाहिए, इनटू। बस ऑन टू का जस्ट अपोजिट है, क्या कहता है, क्या फंक्शन हैव सच दैट a to b इज एन onto function into function if there exists an element in b having no pre image in a, मतलब ये b में जो है ना सो कुछ ना कुछ एलिमेंट और रह जाता है, जैसे ये रह गया, इसका मतलब इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है। ऑनटू में क्या होता है कि b का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए a में, मतलब सारा एलिमेंट जो है सो इमेज होना ही चाहिए किसका, ए का। और यह इनटू क्या होता है कि कुछ मतलब एक वो एलिमेंट भी छूट गया ना, तो उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, फंक्शन को डिफाइंड है ए से बी की ओर, है ना, कोई फंक्शन आपका डिफाइंड है ए से बी की ओर फंक्शन, और ये आपका रह गया 1 2 3 4, ये आपका रह गया ए बी सी, और फंक्शन आपका डिफाइंड है ए से बी की ओर, इमेज बना है 4 का बन रहा है सी, 2 का बन रहा है ए, 3 का बन रहा है सी,
और 1 का भी बन रहा है ए, है ना, ऐसा बन रहा है। अब बताइए ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है, नहीं इनटू फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि बी के क्या लिखा हुआ है कि एग्जिस्ट एन एलिमेंट, क्या लिखा हुआ है, बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, मतलब बी का कोई भी प्री इमेज नहीं हो ए में, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का कोई प्री इमेज बन ही नहीं रहा है में। ये आपको बताया था कि कोई फंक्शन डिफाइंड होता है ए से बी की ओर, तो बी वाला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट जो सेकंड सेटवा का एलिमेंट हो रहता है उसको बोलते हैं वो इमेज होता है किसका, फर्स्ट वाला सेट के एलिमेंट का, और जो फर्स्ट वाला सेटवा का एलिमेंट हो रहता है वो प्री इमेज होता है किसका, सेकंड वाला सेट के एलिमेंट का। और वही बोल रहा है कि जो आपका बी में है वो आपका प्री इमेज बनेगा ही नहीं सेट ए में। तो बाबू बता बी के प्री इमेज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये जो है आपका क्या हो गया, ऑन इनटू फंक्शन हो गया। ये फंक्शन जो है सो आपका इनटू फंक्शन हो गया, है ना। जैसे देखिए समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका रहा ये ए टू बी, यहां रहा ए से बी की ओर, और ये रहा 1 2 3 4 और ए बी सी डी, और एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, और यहां आपका बन रहा है क्या चीज, इमेज बन रहा 1 का ए के साथ, 2 का डी के साथ, 4 का सी के साथ और 3 का बी के साथ। अब बताओ इस केस में ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इस केस में जो है सो आपका बन रहा है क्या, इस केस में ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि बी के सारा एलिमेंट का भी इमेज तो बन ही ना रहा है, बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज तो है ही ए में। बताइए आपका एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं है बी में? एकदम है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज है, बाकी सबका एलिमेंट सब बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है किसमें, सेट ए में। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया? चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं हम लोग किसको, बाइजेक्शन के बारे में। बाइजेक्शन क्या होता है? बाई का नाम से ही पता चल रहा होगा, बाई का मतलब कोई चीज दो चीज तो होगा। तो बाइजेक्शन जो है ना, अगर वैसा फंक्शन जो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बाइजेक्शन फंक्शन। जैसे लिखा हुआ क्या, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी या इज अ बाइजेक्शन इफ इट इज 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। जो 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन फंक्शन। एग्जांपल के थ्रू समझिए, एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं एक फंक्शन लिए। देखिए एग्जांपल हम हमेशा एलिमेंट में ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो, है ना। ये चीज क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन करने में मजा ही अलग आएगा। अब ये चीज जो बेसिक चीज पता ही नहीं रहेगा तो लगाएगा क्या पढ़ रहे हैं, है ना। ये हो गया। और ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए ए टू बी डिफाइंड है, ए का 1 का इमेज बन रहा है, 1 का ए बन रहा है, 2 का डी बन रहा है, 3 का सी बन रहा है और 4 का बी बन रहा है। अब इस केस में अगर आपसे पूछे कि ये फंक्शन बाइजेक्शन है तो बिल्कुल है बाइजेक्शन। क्यों है बाइजेक्शन बताइए? तो ये फंक्शन बाइजेक्शन इसलिए क्योंकि ये फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। देखिए 1 का मतलब क्या चाहते हैं, ए के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज होना, डिफरेंट इमेज होना चाहिए किसमें, सेट बी में। तो ये ऐसा फुलफिल हो रहा है, सबका डिफरेंट इमेज है सेट बी में। तो ऑन टू क्या फंक्शन करता है, तो ऑन टू कहता है कि बी के सारे एलिमेंट इमेज होना चाहिए किसका, ए का। तो सारा एलिमेंट का इमेज है कि नहीं, सारा एलिमेंट इमेज है किसका, बी का। इस केस में ये ऑन टू इनटू भी है और ऑन टू भी है ना, दोनों चीज है आपका। नहीं ऑन टू है और 1 है, इनटू नहीं, 1 है और ऑन टू है। सर्जेक्शन है और इंजेक्टिविटी है ना, इंजेक्शन और सर्जेक्शन, इंजेक्शन सर्जेक्शन। तो ये दोनों चीज है, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं हम लोग नंबर ऑफ बाइजेक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन। तो क्या लिखा हुआ कि एन में एन है, एन बी में देखिए अब यहाँ एन है इज इक्वल टू एन बी इसलिए लिखा है क्योंकि हमेशा याद रखिएगा बाइजेक्शन के केस में फ्रॉम ए टू बी जो जाता है, सेट दो सेट लेते हैं तो वो दोनों सेट का एलिमेंट हमेशा बराबर होगा। अगर बराबर नहीं रहा तो पक्का वो आपका अगर बोलेगा कि नंबर ऑफ इंजेक्शन निकालो फ्रॉम ए टू बी और किसी में एक बढ़ा घटा के लिख दिया तो तुरंत आंख बंद करके क्या मार दीजिएगा, 0, क्योंकि उस केस में बाइजेक्शन बनेगा ही नहीं। बाइजेक्शन बने का एकमात्र उपाय है या एकमात्र
तरीका है, क्या चीज कि आप दोनों सेटवा का एलिमेंटवा का इक्वल ही रखना पड़ेगा। अगर ऐसा रहा तभी बन सकता है वो बाइजेक्शन, है तो दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही कह रहा कि अगर एन में एन एलिमेंट है, एनबी में एन एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू ए बी एन फैक्टोरियल। सिंपल सा फार्मूला। क्या होता है एन फैक्टोरियल? क्वेश्चन है, कंपोजिशन फंक्शन में आता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया। आते हैं कंपोजिशन फंक्शन में। कंपोजिशन फंक्शन क्या करता है? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि f such that a to b, g such that b to c be two function, then a function gof a to c defined by gof x is equal to gx fx f g fx for all x belongs to a is called the composition of f and g। क्या बोला है लंदर फंदर? ये कह रहा बाबू कि दो फंक्शन लिया है, दो फंक्शन लिया है, एक ये फंक्शन ले लेते हैं और एक ये फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन लिया आपका क्या चीज? तो a से b की ओर लिया है ना, एक फंक्शन a से b की ओर लिया, जिसका नाम क्या डाला? तो जिसका नाम डाला है f का f। और एक फंक्शन लिया है g जो b से c की ओर है। एक फंक्शन क्या लिया है? b से c की ओर, जिसका नाम है आपका g। कोई एक फंक्शन है g जो b से c की ओर है। फिर क्या कर रहा है कि आपका एक फंक्शन बनेगा गॉफ जो a से c की ओर रहेगा, ए से सी की ओर रहेगा। तो बस आखिर बोलेंगे हम लोग क्या चाहिए? ए से सी को क्या बन रहा है? गॉफ। तो इसी केस में हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए कि ये फंक्शन जो है आपका क्या चाहिए? कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? दो फंक्शन को मिला देना, जोड़ देना। तो वही कह रहा है कि अगर दो फंक्शन है कि कोई फंक्शन मतलब कोई दो फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा का फंक्शन है बी टू सी, अगर कोई ऐसा फंक्शन बन जा रहा है जो डिफाइंड होगा ए से सी की ओर, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन है। सिंपल सा, समझ में आ? चलिए जब समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, तो यहां कह रहा है आपका निकालने बोल रहा है। अभी आप लोग जो पढ़े कंपोजिशन फंक्शन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला कि लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर इफ f such that r to r fx is equal to x square, g such that r to r gx is equal to 2x plus का 1, then find fog gof। तो fog निकालते हैं सबसे पहले। क्या बोला fog निकालने के लिए? तो fog क्या होता है? अभी तुरंत आप लोग देखें कि fog होता है g ओवर f ओवर जी एक्स, इसी तरह लिखा था। अभी तुरंत यहां देखे ना, g ओवर एफ एक्स देखिए लिखा है गॉफ x, यहाँ गॉफ x है, यहाँ उसको क्या लिखे? g ओवर एफ एक्स। पढ़ते हैं इसको ऐसा ही, है ना? तो वही लिखे यहाँ। अब ये हो गया आपका g f, ये हो गया f, और gx क्या है? तो gx है मेरा क्या चाहिए? gx, तो gx है मेरा 2x प्लस का 1, तो यहाँ लिख दिया 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। अब देखिए बन गया fx, fx क्या दिया हुआ है? तो fx दिया हुआ मेरा x स्क्वायर, मतलब ये बन गया आपका 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या निकला मेरा? ये निकला मेरा फॉग। अगर हम फिर क्या बोल रहा है गॉफ निकालने के लिए, तो गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ क्या निकलेगा? तो गॉफ निकलेगा मेरा g ओवर एफ एक्स, जी ओवर एफ एक्स। और एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? तो एफ एक्स का है मेरा एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स स्क्वायर, ये जी एक्स स्क्वायर हो गया। और जी एक्स क्या दिया हुआ? तो जी एक्स दिया हुआ है 2x प्लस का 1, मतलब ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस का 1। और हमसे पूछ रहा है क्या चीज? तो अब ये तो निकालनी है, फॉग भी निकालनी है, गॉफ भी निकालनी है। और हमसे बोल रहा है कि आल्सो सो दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। दिखने से ही पता चल रहा है, तो यहां लिख देंगे कि हिंस। अब यहां ऐसा है ना बाबू कि ये चीज कभी इक्वलेंट कर दीजिएगा आप लोग। की लिखा है कि 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 1। एकदम से गलत बात है, जरा सर ये गलत बात बोल रहा है, एकदम सही बात नहीं बोल रहा। कभी भी ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता है। अगर इस केस में नहीं है, इसका मतलब कि आपका जो गॉफ है और फॉग जो है सो इक्वल है ही नहीं। हमसे वही बोल रहा है क्या चीज? दिखाने के लिए कि आपका गॉफ निकालिए, फॉग निकालिए, दोनों को दिखाइए कि इक्वल नहीं है, दिखा दिए। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट स्लाइड में, और जानते हैं किसके बारे में? तो जानते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। लास्ट फंक्शन है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या कहता है? क्या फंक्शन f such that x to y is defined to be a invertible if there exists a function g such that y to x such that gof x is equal to ix and fog x is equal to iy, the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse। सिंपल सा फंडा। क्या बोला बाबू? कोई फंक्शन है डिफाइंड है x to y, अगर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लिया आप जो y to x है, जस्ट अपोजिट डोमेन कोडोमेन हो गया, कोडोमेन जस्ट डोमेन बन गया, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन। सिंपल सा फंडा।
क्वेश्चन आते करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया हुआ, तो फंक्शन डिफाइंड है ए से बी और इज गिवन बाय f(x) = 2x, देन राइट f, पहले राइट f फाइंड करने बोल रहा है। सबसे क्या बोल रहा है, पहले फाइंड करने के लिए f, तो f पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर f इनवर्स निकालते हैं। तो f कैसे फाइंड करेंगे, आते हैं f फाइंड करना है, डिफाइंड कहां, ए से बी की ओर। अब देखिए f1 अगर यहां रखते हैं बाबू लोग, समझते जाइएगा, f1 रखते हैं या डायरेक्ट ऐसे यहां लिखते हैं, f निकालने के लिए बोल रहा है तो अलग अलग क्या निकालते हैं, फिर डायरेक्ट निकाल देते हैं। अगर 1 रखे बाबू, 1 रखे तो बताइए 1 रखेंगे 1 में तो यहां क्या आएगा, 2 है इसमें भी, तो ये हो गया 1 2। फिर अगर हम 2 रखें तो ये क्या बनेगा 4, फिर 3 रखें तो क्या बनेगा 6, और आपका फिर 4 रखें तो बन गया 8। निकल गया मेरा, क्या बोल रहा, फर्स्ट क्वेश्चन हमको वही पूछ रहा है, तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, राइट f निकाल लिए। ये क्या रहता है, ये रहता है आपका जो इमेज ऑफ ए फ्रॉम कहां से कहां तक है, ए से बी की ओर, मतलब ए वाला फर्स्ट, मतलब जो ए है ये लिखा हुआ है, ए का एलिमेंट रहता है फर्स्ट वाला, और जो ये इमेज बन रहा है वो आपका बी का एलिमेंट रहता है। तो 1 पुट किए तो क्या है 2, देखिए ये फंक्शन में क्या दिया हुआ है f(x) = 2x, तो 1 पुट किए 2 आया, 2 है बी में, 2 पुट किए 4 आया, 4 भी है बी में, 3 पुट किए तो 6 आया, बी में है, और 4 पुट किए तो 8 आया, तो 8 भी है। तो ये क्या निकल गया, फंक्शन निकल गया f। अब हमसे पूछ रहा है कि f इनवर्स निकालिए, तो f इनवर्स में क्या होता है पता ना बाबू, आप लोगों को पलटना पड़ता है। तो ये आपका बन जाएगा 2 1, फिर ये आपका बन जाएगा 4 2, और फिर ये आपका बन जाएगा 6 3 6 3, और फिर आपका क्या बन जाएगा ये 6 3, और ये बन गया आपका 8 4 8 4 6 3 4 2 2 1 पलट दिया ना, सिर्फ पलट दिए तो ये बन गया f इनवर्स। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब आते हैं हम लोग ना लास्ट स्लाइड में, और उसमें जानते हैं क्या चाहिए, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ f such that r to r is defined by f(x) = 2x plus का सेव r, तो प्रूव दैट f is a बाइजेक्शन एंड फाइंड इनवर्स ऑफ f। अब ये क्वेश्चन जो है सो आप HW में करके लाइएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ गुरुजी ये क्वेश्चन में बन गया हमारे से। समझ में आया, तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए फंक्शन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसलिए बताते हैं, जैसे आप लोग को बहुत को लगता है कोई तब चीज वो जान भी करते हैं, तो ये चीज वो इसलिए बताते हैं बाबू, ताकि क्वेश्चन अगर नेक्स्ट डे स्टार्ट करें तो आप लोग को फिर वो बता सके कि हाँ ये चीज बताए थे हम, समझे। ऐसा नहीं कि फिर होता ना कि आप लोग तो बहुत कुछ पढ़े हैं लेकिन मेमोरी में लोड होने में दिक्कत होता है, तो इसलिए आप लोग को रिलोड करा दिए ताकि आप लोग को ये मेमोरी में रहे, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को अलग मजा आएगा। समझ में आया ना, तो आज हम लोग फंक्शन के बारे में डिटेल कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।